का कर्ज, एक परिवार की कहानी। यह एक सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि आज के मॉडर्न जमाने में रिश्तों का उलझा हुआ जाल कैसे उलझता जा रहा है और इंसान कैसे मतलबी होता जा रहा है। शहर से दूर एक गांव के इलाके में रहने वाले श्री रणछोड़दास जी की मौत को सिर्फ 4 दिन हुए थे। 12 दिनों का मातम चल रहा था। एक दिन अचानक उनके घर एक गाड़ी पहुंची। उसमें से एक आदमी उतरा और मातम के लिए बैठे लोगों के बीच जाकर बोला, आप में से रणछोड़दास जी के वारिस कौन हैं? वहां बैठे लोग अचानक हैरानी से ऐसा सवाल पूछने वाले को देखने लगे। रणछोड़दास जी के बेटे भी वहीं बैठे थे। तो तीनों बेटों ने हाथ उठाकर कहा, हम उनके बेटे हैं। तो क्या बात है? जो आदमी आया था उसने रणछोड़दास जी के बेटों को देखकर कहा कि 20 साल पहले जब रणछोड़दास जी हमारे शहर में काम करते थे तो उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। वह रकम अब ब्याज के साथ 20 लाख हो गई है। आज मैं वो पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी ने ये कहा और ये सुनते ही वहां बहुत हंगामा हो गया। रणछोड़दास जी का बड़ा बेटा जो सरकार में काम करता था खड़ा हुआ और बोला, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरे पिता ने तुमसे पैसे उधार लिए थे? जो आदमी आया था वो मुस्कुराया और बोला, मैं वकील हूँ, इतना बेवकूफ नहीं कि बिना सबूत लिए दे दूंगा। मेरे पास पैसों के लेन देन का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथ से पूरी डिटेल्स लिखी हैं और साइन किए हैं। बड़े बेटे ने कहा, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में विश्वास नहीं करता। लगता है आप कुछ बना रहे हैं। फिर भी आप 20 साल तक बिना कोई पैसा लिए चुपचाप बैठे रहे और मेरे पिता की मौत के बाद आपका अचानक आना, ये सब असल में क्या है? अगर हमारे पिता ने पैसे ले भी लिए होते तो उनकी मौत के बाद उनके साथ किया गया एग्रीमेंट अब उनकी मौत के साथ ही पूरा माना जाता है। मैं ये पैसा देने से साफ मना करता। रणछोड़दास जी का दूसरा बेटा जो एक कॉन्ट्रैक्टर था और घर बनाने का काम कर रहा था, वह भी खड़ा हो गया और बोला, वकील साहब, जिस तरह से आए थे उसी तरह इज्जत से वापस जाओ। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो हमारे पिता की जिंदा रहते तब आते। लेकिन हमारे पिता ने हमें कभी इन पैसों के बारे में या ये कि उन पर उनका कोई कर्ज है इस बारे में नहीं बताया। वकील ने कहा कि मैं पैसे लेने पहले ही आ जाता, लेकिन पैसे लेने का एग्रीमेंट आज का था। अगर वापस जाने की बात करें तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि मैं यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग अपने पिता का कर्ज चुकाने से मना करते हैं तो मैं कोर्ट में कैश कराकर ले लूंगा। लेकिन मेरे रणछोड़दास जी से अच्छे रिश्ते थे और मैं नहीं चाहता कि उनके मरने के बाद उनकी इज्जत, सम्मान और नाम पर कोई दाग लगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये लोन का पैसा देने को तैयार हैं तो मैं आपको थोड़ा और समय देता हूं ताकि आप पैसों का इंतजाम कर सकें। लेकिन तीनों बेटे चुप रहे और उनमें से किसी ने भी लोन चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील ने फिर कहा, आपकी बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं और रिश्तेदार भी यहाँ बैठे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पिता की इज्जत और सम्मान बना रहे? ये सुनकर अचानक रणछोड़दास जी का सबसे छोटा बेटा विजय खड़ा हो गया और बोला, वकील साहब, अगर आप मुझे सबूत दिखा दें तो मैं अपने पिता का कर्ज चुकाने को तैयार हूँ। विजय के ये कहते ही उसकी पत्नी, जो दूसरी औरतों के साथ दरवाजे के पास खड़ी थी और यह पूरी बात सुन रही थी, जल्दी से बाहर आए और अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गई। उसने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से चुकाएंगे? हमारे पास तो 20,000 रुपये भी नहीं हैं। जब आपके दोनों भाई इतने अमीर हैं तो वे चुप कैसे बैठे हैं? फिर हम पर अपना कर्ज चुकाने का इतना बड़ा बोझ क्यों पड़े? पिता का कर्ज, जरा सोचिए। विजय के पास थोड़ी सी जमीन थी और वह काम करके परिवार का गुजारा कर रहा था। पति पत्नी जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे थे। विजय के 2 बड़े भाई अमीर थे और आराम की जिंदगी जीते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक सरकारी नौकरी करता था और दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम करता था। जब उसके पिता जिंदा थे तो उन्होंने दोनों को बहुत प्यार से पाला पोसा। लेकिन जब रणछोड़दास जी की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने अपने छोटे बेटे विजय की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटों और विजय के बड़े भाइयों को सौंप दी। लेकिन दोनों बड़े भाइयों ने कभी अपनी जिम्मेदारी को न तो समझा और न ही पूरा किया, और वे अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। न तो उन्होंने विजय के बिजनेस में मदद की और न ही कभी पैसे से उसकी मदद की। विजय ने भी कभी अपने भाइयों से इस बारे में शिकायत नहीं की। भगवान ने उसे जिस हालत में रखा था उसमें वह मेहनत करके अपनी जिंदगी जी रहा था। उसके पिता ने अपनी जो जमीन थी वह तीनों भाइयों के नाम कर दी थी। यही जमीन उसका इकलौता सहारा थी। जमीन का ये टुकड़ा जो उसके पास आया था वही विजय का इकलौता सहारा था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि यह जमीन उसकी किस्मत में है,
क्योंकि वह भी आज अपने पिता का कर्ज चुकाने वाली थी। विजय ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने हिस्से की जमीन बेच देगा, लेकिन अपने पिता के नाम या इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगा। विजय की पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुम्हारी इसी आदत की वजह से हम गरीब हैं। भगवान के लिए यह जमीन मत बेचो। अगर यह जमीन बिक गई तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारा गुजारा इसी जमीन से चलता है और दिन जैसे तैसे कट रहे हैं। विजय ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं आज पूरे गांव के सामने सिर झुकाऊं? तुमने हमेशा मुझे सच्चा मर्द बनने को कहा है, फिर आज तुम्हें क्या हो गया है जो तुम आज मुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर विजय की पत्नी के तेवर अचानक बदल गए और वह गर्व से बोली कि मुझे माफ कर दो और पहले जाकर परिवार और पिता की इज्जत बचाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर विजय दोगुने जोश के साथ मीटिंग में लौट आया। लोग अभी भी आपस में बड़बड़ा रहे थे, तो वकील ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम अब भी अपने पिता का कर्ज चुकाने को तैयार हो? वो भी इसलिए तैयार हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी तारीफ की। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो एक मर्द की पत्नी है। अब वकील साहब, आप सबूत दिखाओ। मैं पैसे चुकाने को तैयार हूँ। हाँ, इस समय मेरे पास कोई पैसे का इंतजाम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, लेकिन अपने पिता का कर्ज अपने सिर पर नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार विजय के बड़े भाइयों की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या तुम सब अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई सिर झुकाकर मूर्तियों की तरह बैठ गए। किसी ने जवाब नहीं दिया। तब वकील ने कहा कि 20 साल पहले रणछोड़दास जी और मैंने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उसकी कीमत सिर्फ 20,000 रुपये थी। शेयर खरीदते समय ये तय हुआ था कि जैसे ही दोनों में से किसी एक की मौत होगी, शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी उसे जिंदा हिस्सेदार उसकी लायक औलाद को सौंप देगा। उस समय के हालात को देखते हुए बचे हुए शेयर होल्डर को यह अधिकार होगा कि वह शेयर की रकम सभी बेटों में बराबर बराबर बांट दे या अपनी मर्जी से उनमें से किसी एक को दे दे। ये तय हुआ। आगे उन्होंने कहा कि मैं बचा हुआ शेयर होल्डर हूँ और मुझे रणछोड़दास जी का वह शेयर किसी को भी देने का पूरा अधिकार है। इसीलिए मैंने कर्ज में होने का नाटक किया। उस पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचकर और उस पर लगने वाला टैक्स काटकर रणछोड़दास जी के हिस्से में कुल 20 लाख रुपए आए हैं। मैं ऐलान करता हूं कि यह कुल 20 लाख रुपए रणछोड़दास जी के छोटे बेटे विजय को दिए जाएंगे, क्योंकि विजय ही उस पैसे का असली मालिक है। जो बेटे अपने पिता का कर्ज चुकाना अपना फर्ज नहीं समझते, वे अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक रखने के लायक नहीं हैं। ये सुनकर सब हैरान रह गए और रणछोड़दास जी के दोनों बेटे भी हैरान रह गए। उनकी पत्नियां, जो कुछ देर पहले विजय और उसकी पत्नी को बेवकूफ समझ रही थीं, अब अपने पतियों को निराश नजरों से देख रही थीं। वकील के इशारा करते ही उसके आदमी 2 बड़े सूटकेस लेकर आए और विजय को दे दिए। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने जोरदार तालियों से विजय का स्वागत किया। जब विजय ने दोनों सूटकेस पैक करके अपने कमरे में रखे, तो उसकी पत्नी दौड़ती हुई आए और अपने पति विजय को आंसू भरी आंखों से देखकर बोली, आज मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान के रास्ते में बहुत रुकावटें, कांटे और दर्द हैं। लेकिन अगर हम विश्वास, भरोसे और सब्र के साथ काम करते रहें, तो एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। और जब भी वह सुनते हैं तो उसे फाड़ कर दे देते हैं। વિડીયોને લાઇક અને શેર અવશ્ય કરશો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો. આભાર.